कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली आगा रफी को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। गंदुम पर हुकूमत की गलत पॉलिसी से 440 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में तकरीर। मईशत को तबाह करने वाली नून लीग मौजूदा माशी बहरान की जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बयान। मुल्क से बढ़ती हुई महंगाई का खात्मा क्यों नहीं हो सका, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ मलाइका बुखारी से, रहनुमा JUP अवैस नूरानी से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इस को मुसलसल हवा भी दे रहे हैं। फौज के खिलाफ उनकी तकरीर जलती पर तेल का काम कर रही है। हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई पर अवाम भी नाराज है। हुकूमत चीनी और आटे के बहरान पर अभी तक काबू नहीं पा सकी। जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अपोजिशन महंगाई की बुनियाद बनाकर इसी को बुनियाद बनाकर हुकूमत पर खूब बरस रही है। सियासी लड़ाई में जो एक किस्म की टेंशन है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज कौमी असेंबली में भी हंगामा आराई देखने में नजर आई। आप ये कह सकते हैं कि अपोजिशन हर तरफ से कोशिश कर रही है हुकूमत को बैकफुट पर लेके जाने की। असेंबली एक और प्लेटफॉर्म है जहां हमने आज देखा कि डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह को ईवान से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन के जो अरकान थे उन्होंने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया, नारेबाजी हुई। क्या हुआ, लेट्स वॉच दैट। मेरे सवाल का जवाब। आप यहाँ से जाएं, बाहर निकले, हाउस से बाहर जाएं, इनको बाहर लेकर जाएं। सर्जन साहब इनको बाहर लेकर जाएं। आप बाहर जाएं। इसको बाहर लेकर जाएं। ये यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता है आज। इसको ये पूरे सेशन में नहीं बैठेगा यहाँ पे। मार्शल साहब इनको बाहर लेकर जाएं। आपको मैंने हुक्म दिया है, इसको बाहर लेकर जाएं आप। सार्जेंट एट आर्म्स इनको बाहर लेकर जाएं आप। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुसलसल जो टेंशन है वो हमें सिर्फ अभी नजर नहीं आ रही। जब से ये हुकूमत आई है, पहले दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच करनी थी उसके बाद से मुसलसल आप ये देख रहे हैं कि असेंबली की कार्रवाई बार बार मुतासर होती है हुकूमत और अपोजिशन की आपस की चपकलिश से। यही सवाल मैंने कल स्पीकर असेंबली से पूछा कि कौन वो समझते हैं कि कसूरवार है। उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना उसको अब जब वो जाता है तो शोर शराबा होता है, तो इसमें वो क्या जवाब देंगे। थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल वो जो उन्होंने कमिटमेंट किया है हम इसको लाएंगे, वो अपने कमिटमेंट पूरा करेंगे इंशाल्लाह। स्पीकर नेशनल असेंबली ने यह बात भी कही कि वो एक रिकॉर्ड दिखाएंगे जहां वो बताएंगे कि किसको उन्होंने ज्यादा मौका दिया है बात करने का, किसको उन्होंने रोका है। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो न्यूट्रल तरीके से असेंबली को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो उन्होंने जवाब दिया उसमें लगा कि वो अपोजिशन के किरदार से मायूस नजर आए। आई विल स्टार्ट विद हाशमी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जमहूरियत की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, डेमोक्रेसी को प्रिवेल कराएं, तो फिर असेंबली का माहौल भी तो बेहतर बनाना है। हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने बात किया। इस पार्लियामेंट में हमने दोनों ऐवानों की भी इजलास देखी, मुश्तरका ज्वाइंट सेशन भी देखा। जो स्पीकर होते हैं वो बहुत फहम, फरासत और तदब्बुर से लेकर चलते हैं। बसाओकात मेंबर जो है अपने जज्बात के इजहार के लिए बहुत आगे चले जाते हैं, स्पीकर का घेराव करते हैं, चीजें फाड़ देते हैं, बजट कॉपियां फाड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मगर कभी इस तरह का रवैया नहीं देखा। देखिए अब्दुल्ला भी उतने ही ज्यादा मेंबर हैं जैसे कि सूरी साहब है, जबकि सूरी साहब तो इससे के ऊपर फंसे हुए हैं, उनके वोट जो है वो तो सारे जाली निकल पड़े। ये उनके अंदर की जो एक घबराहट है, खौफ है, फ्रस्ट्रेशन है, नाकामी है, ये बयान कर रहा है कि वो जिस अंदाज में आमराना सोच और आमराना तरीके से उन्होंने कहा कि तो आज अवान से बाहर ले जाओ, और अगले जुमले में कहा कि पूरे सेशन से, तो ये अवान पाकिस्तान। सॉरी निहाल हाशमी साहब, आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये पर्सनल इशू है
स्पीकर साहब का, आज ऑब्वियसली स्पीकर साहब डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन एक डेकोरम जो असेंबली का है उसमें उन्होंने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल किया है, कोई आउट ऑफ द बुक बात तो नहीं। ये नहीं होता है कि आप किसी को इस अंदाज में एक मुंतखब पार्लियामेंटेरियन को कहें कि साजिद अहमद इनको बाहर फेंक दो और अगले पूरे सेशन में ना देखे। आपको कोई शक्ल पसंद हो ना हो, आप असेंबली की कस्टोडियन है, मालिक नहीं है, आपकी कोई जागीर नहीं है पार्लियामेंट या कौमी असेंबली के आप उसमें अपनी जागीर से किसी को उठा के बाहर फेंक दें। यही तो हम सीखते हैं पार्लियामेंट में जाकर से कि हमें अपने मध्य मुकाबिल को, अपने खतरनाक खरीद को, अपने दुश्मन को भी बर्दाश्त करना होता है। उसको भी मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात कहे और सबर तहम्मुल से स्पीकर साहब सुनते हैं। और वो तो कह रहे थे कि आप जवाब दे दें, आप जवाब देने के बजाय आप उससे आवाम से, आपकी भी वही हैसियत है जो रफीउल्लाह साहब की है। आप भी एक मुंतखब, अगर आप कहते हैं कि आप मुंतखब है, गो के हम समझते हैं कि आप जारी वोटों से है। सुप्रीम कोर्ट मैंने इलेक्शन कमीशन ने आज इलेक्शन के नॉन राइट डिक्लेयर कर फ्रस्ट्रेशन का आलमी न्याय कायम करना चाहते हैं। और ये गवर्नमेंट का वतीरा है। ही इज नॉट एक्टिंग एज ए डिप्टी स्पीकर, रादर ही इज एक्टिंग एज ए स्टॉलवॉर ऑफ पीटीआई पार्टी। तो मैं समझता हूँ इस तरह के रवैये को नजरसानी करना पड़ेगा, वरना इस तरह से तो फिर पार्लियामेंट की भी बेतौकरी हो रही है, पार्लियामेंट की भी तौहीन हो रही है। मेंबर, तमाम मेंबर की तौहीन की आज उन्होंने, और उन्होंने अपनी भी तौहीन की। सीट पे बैठने के मजाक नहीं है। ओके, I'll ask the same question to मलिका बुखारी साहिबा। क्या इतना बुरा माहौल हो चुका है कि इतना रेडिकल स्टेप लेना पड़ा? जी देखिए फरिया, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने की। देखिए फरिया, पहली बात तो ये कि आज जो हुआ है उससे अफसोसनाक है, मायूस कुन है। लेकिन पाकिस्तान, जी बिल्कुल, मैं असेंबली में थी, आज प्राइवेट मेंबर्स डे था और पाकिस्तान की जो अवाम है उनके लिए भी अफसोसनाक दिन है, बिकॉज वो ऐवान की तरफ देखते हैं कि ऐवान से उनके हकूक की तर्जुमानी होगी, ऐवान से उनके हकूक की बात होगी, उनकी ख्वाहिशात की तर्जुमानी होगी, और वो नहीं हो रही है। प्राइवेट मेंबर्स डे के अंदर जो पार्लियामान के अंदर प्राइवेट मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट बिजनेस आज प्रेजेंट नहीं होती, प्राइवेट मेंबर्स की बिजनेस प्रेजेंट होती है। और मैं एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस आईनी बिल्स का जवाब देने गई थी। 3 घंटे मैंने तवील अरसा वेट किया, लेकिन इसी लड़ाई में, इसी बहस में, इसी मुबाहिसे के अंदर जो आईनी तरामीम है वो सामने नहीं आ सकी, और जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो अपने इश्यूज पेश नहीं कर सके, और इसकी कोई नजीर नहीं है पार्लियामेंट में। देखिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ऐवान के अंदर आते हैं, ये हमें बताते हैं कि हम आईन और कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं। ये पीडीएम में एक मूवमेंट भी लीड कर रहे हैं जिसके अंदर ये आईन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारा तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन ये रूल्स ऑफ बिजनेस और पार्लिमानी रिवायात से वाकिफ नहीं है। अब ये वहां पर आए हैं, इनको पता है कि लेजिस्लेशन होनी है, इनको पता है कि इश्यूज रेज होने हैं। 2 इश्यूज पर बात होनी चाहिए थी आज, एक तो जो पेशावर का सानिया है, और दूसरा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखाना खाके हैं, लेकिन जो मुस्लिम उम्मा के बिल्कुल होनी चाहिए थी, और ये दोनों मामलात ऐसे हैं जिसपे सब इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीडीएम के जलसों को सुनकर गवर्नमेंट में भी बर्दाश्त कम हो रही हो और वो गुस्सा पार्लियामान में निकल रहा हो? नहीं फरिया, देखिए, हम इनसे बारहा कह रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस जो है दोनों मिलकर ऐवान को चलाते हैं। हम आपसे हर इशू पर बात करने के लिए तैयार है, सिवाय एहतसाब से बचने का जो अमल है आपका उसका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले दिन से इनकी सारी सियासत एहतसाब के बैनर के अंडर हो रही है, और इस तरह ये अपनी जातियात को ठीक भी मान लें, अगरचे ऑपोजिशन का दूसरा है, तो नुकसान किसका हो रहा है? अगर पार्लियामान का माहौल खराब है, कानून साजी हुकूमत को उसका फायदा ज्यादा है या ऑपोजिशन को? देखिए, हम तो किसको ज्यादा टॉलरेंस दिखानी है? जी देखिए, हम तो टॉलरेंस दिखाने की कोशिश कर ही रहे हैं। पहले ही दिन से इन्होंने कहा कि हम नाअहल है, सिलेक्टेड है। वजीर आजम को हाउस का जब मैंडेट लेने आए तब से इन्होंने नाअहल कहा, हमें डिफरेंट अलकाबात से पुकारा। हम 2 साल से इनका ये रवैया बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने डिफरेंट अपनी टेक्निक्स अपनाई। पहले इन्होंने कहा कि फैक्ट पे ब्लैकमेलिंग की, फिर कंटेनर लेकर आ गए। अब बेसिक इशू नैब की तरामीम है, जिसको हम NRO++ कहते हैं। जब इन्होंने देखा कि हम नैब की तरामीम नहीं मानेंगे, इन्होंने कहा 38 शिके हैं नैब कानून में, आप 34 में तरामीम कर दें। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे एहतसाब का अमल रुक जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब हम पीडीएम के जलसे को आगे बढ़ाएंगे। तो इनकी सियासत का महवर जो है वो इनकी जातियात है। अगर पाकिस्तान की आवाम का मफाद होता, हम इनकी बात सुनते, तब एक डेडलॉक है। मेरी दानिस्त में, मेरी समझ में, आई एम अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, हम सबको मिल बैठकर अवामी इश्यूज पर ऐवान में बात करनी चाहिए, अपनी सियासत से बालातर होकर, लेकिन ये नहीं
हो रहा और ये अफसोसनाक है। राइट, मलिका बुखारी साहब कह रही है डेडलॉक इस वक्त नजर आ रहा है अपोजिशन और गवर्नमेंट, और यकीनन इसका हल यही है कि मुज़ाकरात हों। कल हमने स्पीकर साहब से भी ये बात की थी कि क्या कोई ब्रिज हो सकता है बिटवीन अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, क्योंकि इस वक्त स्पीकर से भी बहुत नाराज हैं लोग, आज डेप्यूटी स्पीकर से भी नाराज हो गए। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखियों की एक बड़ी वजह अपोजिशन के जो इदारों के खिलाफ लबो लहजा है, जलसों में जो जबान इस्तेमाल हो रही है, इदारों के सरबराहान के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये एक बहुत बड़ी वजह बन रही है इस टेंशन की। हुकूमत इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार देती है। क्वेटा जलसे में भी एक ऐसा वाकया हुआ जब उवैस नूरानी साहब ने एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी? लेट्स वॉच दैट। मुल्क में जो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं उनको अदालती फैसलों से उतार दिया जाता है, जाली फैसलों से, जिन फैसलों की कोई हैसियत नहीं होती उन फैसलों से उनको उतार दिया जाता है और उनको घर भेज दिया जाता है। और अगर आप उनकी बात ना तस्लीम करें तो आपको फिर फांसी के घाट चढ़ा दिया जाता है। ये चोर, डाकू, लुटेरे और गासिब, इन लोगों से आपको निजात दिलानी है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। बाद में उन्होंने अपनी एक ट्वीट में इसकी वजाहत देते हुए ये कहा कि मेरे बलूचिस्तान के गासबों के बारे में एक तंज़िया और सवालिया जुमले को सियाक़ो सबाक से हटकर मेरे मुतालबे के तौर पर फैलाया जा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लाजिम जुज़ है, किसी का बाप भी उसे पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि ट्वीट से बात नहीं होगी, इस पर बाकायदा माफी मांगनी चाहिए उवैस नूरानी साहब को, मगर उवैस नूरानी साहब ने ये बात क्लियर कर दी। बट बात सिर्फ उवैस नूरानी साहब की नहीं है, ओवरऑल जलसे से जो तकरीरों से एक तासुर जा रहा है, हम उस पर बात करेंगे। उवैस नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। काफी नाराज हुए थे शिबली फराज साहब भी, बाकी लोग भी, कि वो बात जो कही थी आपने वो स्लिप ऑफ टंग था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने याद किया। शिबली फराज साहब की नाराज़गी बिल्कुल सही है। एज अ पाकिस्तानी सबको ये होना चाहिए था। और वाकई में जो मैं जिस इशू पे जाना चाह रहा था, दैट वाज 18th अमेंडमेंट एंड NFC अवार्ड एंड दूसरी चीज़ों की तरफ, सूबाई खुद मुख्तारी की तरफ जाना चाह रहा था, और ये स्लिप ऑफ टंग हुआ। और इसकी बुनियादी वजह भी आप अगर ट्रैक करें इसकी स्पीच को, तो मैंने 3 दफ़ा वहाँ पे एक्सक्यूज़ किया कि शोर बहुत है। एंट्रेंस के ऊपर गेट था, ये पोडियम लगा हुआ था और माइक भी वहीं था। इट वाज ओवर क्राउडेड, इतना शोर था, तो डिस्टर्बेंस की वजह से जो मेरा पेपर था वो मुझसे स्लिप हुआ और मैं पॉइंट जहाँ लेके जाना चाह रहा था ये स्लिप ऑफ टंग हुआ, जिसमें मैंने माजरत की है। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपसे कोई गलती हो या कोई स्लिप ऑफ टंग हो तो इंसान वही सबसे बेहतर होता है जो खड़ा होकर उसको कहे कि हाँ ये गलती हुई है और इस पर माजरत चाहिए। ठीक है, आपने अपनी स्टेटमेंट के बारे में बता दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों की स्टेटमेंट्स में आप ये भी देखें उसके अंदर कि मैं स्पीच के बाद, मैं क्योंकि रात भर से जागा हुआ था, मैं तकरीबन 2:30 बजे वहाँ से चला गया था और मैं जाके रेस्ट करने चला गया था। मैं तो जब शाम में उठा हूँ 6:30 बजे, तो मुझे जो हमारे PDM के साथी हैं उन्होंने बताया कि ये हुआ है। और फिर उसमें 2.5 घंटे की ताख़ीर भी इसलिए हुई कि दिस होल सिस्टम वाज डाउन एंड देयर वर जैमर्स एंड इवन द PTCL वाज नॉट वर्किंग, तो आई हैड नो अदर चॉइस जस्ट टू गेट इट डन। तो फिर तकरीबन 9 बजे या 8 बजे आई हैड द चांस टू गेट द नेटवर्क डन एंड फिर मैंने वहाँ से ट्वीट किया। ठीक है, वैसे सब कुछ चीज़ें कलेक्टिव हैं, ठीक है, सियासी जमातों के आपस में खिलाफात हैं, मगर वॉर ऑन टेरर पर, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी पर कुलभूषण यादव पकड़ा, बहुत कुछ किया हमारे इदारों ने। एक सेंसिटिव एरिया में अगर स्टेट से कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी जो कि डायरेक्ट इदारों पे अटैक हो, तो आपके ख्याल से ये ठीक है? इदारों पे तो कोई अभी आपकी स्टेटमेंट में बात नहीं हो रही, अभी जनरल मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इदारों के ऊपर नहीं। देखिए, इस मुल्क के अंदर जब सवालिया निशान उठता है, 25 जुलाई को जो इंतखाबात हुए, वो लोग अक्सरियत जमात जब ये मुतालबा करेंगे जाली इलेक्शन है, हमारे बक्से चोरी किए गए, R45 का एक निज़ाम फॉर्म जो है खाली कागज़ पे दे के इलेक्शन का आप रिजल्ट दें और आप कहें कि मेरा RTA सिस्टम डाउन है, 8 बजे से लेकर 5 बजे तक फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और 5 बजे के बाद से लेकर ऑन गोइंग 7 to
8 डेज तक आप रिजल्ट लोगों का अनाउंस ना करें तो सवालिया निशान तो वहाँ पैदा होगा ना, तो लोग फिर कहेंगे कि ये जाली असेंबली है और अपनी बैसाखियों पे, और फिर भी इनके पास अक्सरियत नहीं है। तो आप दुआएं दें, पंजाब में जो आपने गवर्नमेंट बनाई है वो अल्लाह ताला ने आप लोगों के ही बंदे ने अपना जहाज उड़ा के और सारा कलेक्ट करके आपको एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बना के दी जहांगीर तरीन ने, जिसने इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा चीनी का बहरान पैदा किया और आप उसकी इंक्वायरी नहीं कर सके। आपने उसको सेफ एग्जिट दी, सबसे बड़े मुजरिम तो आप वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा आपने जो सीटें हासिल की हैं कौमी सतह के ऊपर भी, नेशनल असेंबली के अंदर भी, आप 7 to 8 वोट्स के मार्जिन पे बैठे हैं। तो वो तो उसमें भी आपके साथ जो आपके इत्तेहादी थे सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, वो भी अब आपसे खुदा हाफिज कह के आपको चले गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो डेवलप हुआ हुआ है। शिकायत जो है, शिकायत उनसे है कि जब आप देखिए कल का प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में टीवी चैनल का नाम नहीं था, उन्होंने अपोजिशन के एक रहनुमा हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मैंने जो मैसेज किया था चीफ को, यही बताया था कि यहाँ पे अंदर भी आर्मी के जवान मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं, मगर R45 का फॉर्म जो है वो एक प्लेन पेपर पे दिया जा रहा है। तो इस सवाल यही उठ रहा है कि जब आपने ये सब चीज़ें होनी थी उसको कंडेम क्यों नहीं करा, आपने उसको रोका क्यों नहीं। तो एक शिकायत है जो अपोजिशन की जमातें अपने ही इदारे से कर रही हैं, उनको चाहिए करेक्शन करें। राइट मलिका बुखारी साहबा, आप लोग को तो वो कहते हैं कि उनसे डायरेक्ट आपसे लड़ाई है ही नहीं, लेकिन लड़ाई है भी और नहीं भी है। अब आप और इलेक्शन, फेयर इलेक्शन पे आपने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है, सो जब ये कहते हैं तो आपका जवाब क्या है? देखिए, पहली बात तो ओवैस साहब ने जो वजाहत पेश की, ठीक है, इन्होंने वजाहत पेश कर दी और सब ने इनकी वजाहत को कबूल करिए, लेकिन जब भी आप किसी आला मनसब पर फायज होकर या किसी बड़े जलसे से खिताब करते हैं तो अल्फाज का चुनाव और जिस जगह से आप खिताब करें तो ज़रूरी होता है। इसीलिए इनको अपने सारे बयानिए के ऊपर नजर सानी करने की ज़रूरत है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम एक बात करें, हम कह रहे हैं कि जो बयानिया आप आगे बढ़ा रहे हैं PDM के जलसों के थ्रू, जो आपकी स्पीचेस के अंदर, खिताबों के अंदर जो बातें हो रही हैं, उसकी इंडिया के अंदर जो बयानिया बढ़ रहा है उसके साथ मुशाहिबत है। किस तरह है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान की जो फौज है उसको निशाना बनाया जा रहा है। अगर आपने किसी भी रियासत को कमजोर करना हो तो आप उसकी फौज को कमजोर करते हैं और दीगर मुस्लिम ममालिक में इसकी नजीर मौजूद है। तो हम इनको कह रहे हैं कि अगर आपने सियासत करनी है, अगर आपको इक्तदार की सियासत करनी है, आपको इक्तदार चाहिए, आपको हुकूमत में आना है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस से खुश नहीं है तो आप हम पर तनकीद करें, लेकिन बार बार नवाज शरीफ साहब के बयानिए के थ्रू या अपनी बातों के अंदर, अपने खिताब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज को निशाना ना बनाए। बिकॉज पाकिस्तान की आवाम इनसे एक अहम सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारी फौज अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं तो आप उसी वक्त इंडिया के बयानिए को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? आपके बयानिए में और इंडिया के बयानिए में इतना मिलाप क्यों है? हम ये नहीं कह रहे कि ये गद्दार हैं, हम इनको सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे, हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसा मौका है कि वजीरिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं, एक दिन में 20 लाशें, एक दिन में 20 जवान शहीद होते हैं, हम माएँ अपने बेटों से महरूम होती हैं, उसी दिन आप पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाते हैं। तो आपकी जमहूरी रवैयों के ऊपर नजर सानी करने की जरूरत है। दूसरी बात इन्होंने की अपने खिताब के अंदर, मैंने सुना कि जी ये जाली आप करवाते हैं, वर्डिक्स दिलवाते हैं कोर्ट से। देखिए, आपका बयानिया है आईन और कानून की बालादस्ती। अगर आप पाकिस्तान की आला अदालत के फैसले नहीं मानते तो आपकी सोच आईनी नहीं है, आपकी सोच जमहूरी नहीं है। पाकिस्तान की आला अदालत से बड़ी अदालत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का दौर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, जमहूरियत को फरोग मिल रहा है। आपके इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, ठीक है, लेकिन फाफिन ने कहा है कि 2018 के इलेक्शन पिछले इलेक्शन से बेहतर थे, जितनी पिटिशंस इस इलेक्शन में फाइल हुई वो पिछले इलेक्शन से कम है। तो देखिए, आप अहदाफ को देखें, नंबर्स को देखें और हकायक पर बात करें। राइट, जो पिटिशंस की बात की ये बड़ी अहम है। वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद निहाल हाशमी साहब इंतजार करें कराची में, वी विल गो टू हिम राइट आफ्टर ब्रेक। हाशमी साहब की तरफ चाहते हैं, लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस पे। इदारों को तो टारगेट कर रहे हैं आप लोग।
देखिए, मेरी जो यहाँ बहन बैठी है, इन्होंने बताया कि मैंने अदलिया के ऊपर सवालिया निशान बताया। मैंने इस अदलिया के ऊपर सवालिया निशान इसलिए बनाया कि एक तरफ मेरिट है, एक तरफ ये चीज़ है कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है, मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर नैब नोटिस ले रही है, आसिफ अली जरदारी करप्ट हैं और दीगर लोग भी करप्ट हैं। अदालत से इनको क्यों नहीं मुजरिम करार दिया जाता? क्यों आसिफ अली जरदारी को 11 साल जेल में रखने के बाद कहा सॉरी सर हमसे मिस्टेक हो गई? ख्वाजा साद रफ़ीक को नैब ने 1.5-2 साल बंद रखा, उसके बाद कहा ये सॉरी जी हमसे माजरत हो गई। अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर आ गया, फिर उसके बाद अब मौलाना साहब पे आता है या फजल रहमान साहब की तरफ आते हैं या दूसरे अहबाब के ऊपर, गवर्नमेंट में हो या इधर हो। मगर आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर क्लियर है, मगर इंसाफ के अंदर करप्शन पे नहीं, इंसाफ की ताखीर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये आपको दूसरी मैं कह रहा हूँ इंसाफ की ताखीर सबसे बड़ा जुल्म है। अगर आप समझते हैं और जहां पर हो गई वहां पर इजाजत मिल गई वीआईपी तरीके से बाहर जाना, ये जुल्म नहीं आपने इजाजत क्यों दी? उनको नहीं जाने दे देना, तो जुल्म तो ये भी है। वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं जाने देते ना। आप 3 बार आप कहते हैं कि वो इंडिया की जुबान बोलते हैं, नवाज शरीफ साहब इंडिया के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, इंडिया के ट्रैक पे चल रहे हैं, तो 3 बार वजीर आजम आप मुंतखब वजीर आजम एक कुर्सी पे बैठा है इतने बड़े मनसब पे, तो सिक्योरिटी इदारे सो रहे थे कि इतने बड़े आपने मुल्क के इंडिया के एजेंट को आपने हमारे मुल्क का 3 बार वजीर आजम बना दिया। ये तो क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा। ओके, कल कोई अगर खुदा ना खास्ता, मैं लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट इट, कल इमरान खान साहब वजीर आजम ना हो, उतर जाए अपने मनसब से, कल कोई कह दे कि जी ये रॉ का एजेंट है, तो मैं उसको तस्लीम कर लूं कि इतने बड़े मनसब पे आके इमरान खान को आपने बिठाया सिलेक्ट करके या जैसे तैसे भी करके आपने बिठाया और वो रॉ का एजेंट हो गया, तो इसका मतलब हमारी सिक्योरिटी इदारे के ऊपर और सारे सब लोगों पर सवाल। यू कैन सर्टनली रिस्पॉन्ड टू दैट, लेकिन हाल हाशमी साहब, एहसान इकबाल साहब ने भी ये कहा कि डायलॉग करना चाहिए। कल स्पीकर साहब से हमने बात की, उन्होंने भी यही किया, क्या डायलॉग की तरफ आना है, मगर किससे डायलॉग करेंगे, क्योंकि आप सब तो नाराज तो इदारों से हैं। देखिए फरिया, मैं एक बात आपको बताऊं, अभी मोहतरमा अदालत की भी बात हो रही थी, केसों की बात हो रही थी। अदालत को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं निहाल हाशमी। देखिए हर उस अदालत का एहतराम है जो इंसाफ के लिए खड़ी होती है, मगर मैं क्या करूं, मौलवी तमीजुद्दीन को मैं नहीं भूल सकता, जुल्फिकार अली भुट्टो को मैं नहीं भूल सकता, इरशाद हसन खान साहब ने मुशर्रफ को ये ऑथराइज किया था कि आप आइन में तरमीम कर दें, तो क्या आप आइन में फर्द वाहिद की तरमीम को बर्दाश्त करेंगे? आप सिर्फ बता, अगर आप कहते हैं ठीक है तो हम मान लेंगे, हाँ जी हमें ये इख्तियार दे रहे हैं, तो जनाब ये हमारा भी एक बहुत अदालतों का भी, फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं, तो मैं बहसीत तालिब इल्म कानून का और बहसीत लॉ प्रैक्टिसिंग लॉयर अक्सर मेरे सर शर्मिंदगी से झुक जा रहे होते हैं कि हम अपने मैंने जो आइन में 2/3 के बगैर आप तरमीम नहीं कर सकते, उस आइन के तरमीम के लिए आप फर्द वाहिद को ये इख्तियार देते हैं कि मुशर्रफ साहब आप इसमें जितना चाहें कर लें। तो इस तरह से तो नहीं चलता ना। मामला ये है कि हम इदारों का एहतराम है, फर्ज को डिस्कस करते हैं, हम जनाब जस्टिस मुनीर को डिस्कस करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर साकिब निसार साहब थे तो उनका काम था इंसाफ देना, ना कि डैम बनाना। तो ये लोग कहेंगे, देखिए अगर आप सच को कर्टन के अंदर दबाएंगे तो मामला आगे नहीं चलेगा। आप डिवाइड भी कर रहे हैं, आप इदारों के अंदर डिवीजन पेश करने की कोशिश करें। आप कह रहे हैं हम शख्सियात पे बात करें, वो शख्सियात रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने इदारों की, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, फॉर्मर आर्मी चीफ हो, फॉर्मर दोनों हाथों से सलूट है, दोनों हाथों के सलूट है हर शहीद को, हर गाजी को, हर सिपाही को, हर जनरल को, हर अफसर को, हर एनसीओ को। बिल्कुल हमें फख्र है और हम हमारे बच्चे इसमें जाते हैं, जाने के लिए हम घरों में अपने बच्चों को कहते हैं बड़े होके ये कप्तान बनेगा और कश्मीर को आजाद कराएगा, ये हमारा नारा होता है घर में ये। मगर अगर आप मुशर्रफ को कहें कि आप ना डिस्कस करें, अगर आप कहें कि ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब को डिस्कस ना करें, आसिम सलीम, ये तो जबान ज़द आम है, वो इदारे को नहीं, ये वही नवाज शरीफ है जो पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए JF थंडर भी लेके आते हैं, मिसाइल प्रोग्राम भी करते हैं, न्यूक्लियर पावर जो भुट्टो साहब ने शुरू किया था, नवाज शरीफ ने उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। तो बात यह है कि देखिए आप कोई फर्द वाहिद या कोई एक ग्रोह हो, वो अगर कोई बात कर रहा हो तो हमें पूरे
उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब अपनी पुरानी काविशों को उन्होंने याद कराया, नवाज शरीफ साहब की उन्होंने भी, क्या हम अब कह सकते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है या बिल्कुल गद्दारी है? देखिए हाशमी साहब, अगर मलिका बुखारी साहब, फरिया बात यह है कि जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के बयानिए की बात है, जिस तरह वो पाकिस्तान की फौज के सिपह सालार को निशाना बना, जिस तरह पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ DGI को निशाना बना रहे, इसमें तो वाज़ेह हो चुका है कि वो इदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। और उनकी तहरीक, उन्होंने कहा है मेरी तहरीक इमरान खान के खिलाफ नहीं है, मेरी तहरीक इदारों के खिलाफ है। वो बारहा इसका ऐलान कर चुके हैं और जो लोग उनके साथ इसमें शामिल हैं उनको नजरसानी करनी चाहिए अपने रवैये पे कि क्या आप ऐसे शख्स का साथ देना चाहते हैं जिसको पाकिस्तान की आला अदालत ने कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं है, और अब वो कौम के इदारों के खिलाफ भी मुतहरिक है और उनकी एक तवील तारीख है। ये आज की बात नहीं है। तो कहते 3 दफा मुंतखब वजीर आजम, हम जानते हैं 3 दफा मुंतखब वजीर आजम थे, लेकिन वो इंडिया गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास में शिरकत की, उन्होंने खिताब किया, कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया। जिंदाल कौन है? वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी के बारे में क्या कहता है? उसको मरी किसने बुलाया था? क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पता था कि वो मरी आए हैं? तो उनकी एक तवील तारीख है। अपनी बेटी की शादी पे बुलाते हैं आप उसको मोदी को, तो आपकी एक तारीख है, आपके इंडिया के अंदर बिजनेस इंटरेस्ट है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके जो साथी हैं जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को फाउंडर, उन्होंने कहा एक इंटरव्यू के अंदर माजी में कि नवाज शरीफ साहब ग्रेटर पंजाब के साथ इल्हाक करना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब के बिजनेस इंटरेस्ट है। तो इंटरव्यू करने वाले अरशद शरीफ साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं यकीन रखता हूं इसके ऊपर। तो देखिए, आपके साथी भी आपके नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात करे तो जो बातें हम कर रहे हैं वो हम ऐसे नहीं कर रहे, वो वजाहत के साथ पेश करें, शवाहिद के साथ बात कर रहे हैं। और हम इनको बार बार कह रहे हैं कि आप तहरीक जरूर चलाएं, अपना आईनी हक जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इदारों को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ सियासी जंग करें। राइट, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। उसके बाद जो इस वक्त एक बहुत ही बड़ा मसला है और पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने में वो मसला है, वो है महंगाई का। अगर कोई खतरा है हुकूमत को तो इस महंगाई से बहुत शदीद खतरा है। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। चलिए, आप कह दें जो आप कहना चाहते हैं। नहीं, मैं क्या आपको हमने मना किया कहने से? नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं इंडिविजुअली हर चीज को मैं नहीं समझता मीडिया आजाद है और मीडिया आप कह के देखिए। नहीं, मैं आपके चैनल की बात या आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इज्तिमाई तौर पे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो एक दूसरे कॉन्सेप्ट में भी है कि मीडिया उस तरह आज़ाद नहीं है जिस तरह उसको आज़ाद होना चाहिए था। और अगर आज़ाद है तो फिर मीर शकील रहमान साहब अंदर क्यों हैं? लेकिन अब दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। पर्सनल एजुकेशन नहीं, पर्सनल एजुकेशन दूसरे चैनल्स भी हैं जिनको मना कर दिया जाता है कि आप ये नशर नहीं कर सकते, ये चलाएं, ये ना चलाएं। तो मुल्क में एक हालात इस तरह है। बहरहाल लेट्स नॉट गेट टू द पॉइंट। आपने जो सवाल किया था वो आपने महंगाई के ऊपर देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव बुरान इस मुल्क में मौजूद है। जब आप इम्पोर्टेड माल सारा देखें, तहरीक इंसाफ में ऐसे बहुत सारे काबिल लोग मौजूद हैं। असद उमर में क्या खराबी है जो आपने उसको डंप कर दिया और उठा के आप इंपोर्टेड माल ले आए हफीज शेख को, IMF का नुमाइंदा? क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग देखिए, मैं आई एम बीइंग वेरी आई एम गिविंग यू वेरी कॉमन एंड नॉर्मल स्टेटमेंट कि ऐसे काबिल लोग वहां मौजूद हैं। तो काबीना में इंपोर्टेड लोग लाके क्यों है? क्या रोल है हफीज शेख का? वो तो रेंटा फाइनेंशियल मिनिस्टर है। ठीक है, चले, यू कैन सर्टेनली आंसर दैट। देखिए, पहली बात जहां तक परफॉर्मेंस की है, पहले तो उस पर बात कर रहे थे कि जो वजीर आजम अपॉइंटमेंट करते हैं वज़रा की, वो उनका आईनी इस्तेहकाक है। वो अगर चाहें कि किसी टेक्निकल स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट पे किसी को बाहर से लेकर आना है या किसी टेक्निकल स्पेशलिस्ट को लगाना है तो वो उनका इस्तेहकाक है, आईनी इस्तेहकाक है। उस पर बहुत बात हो चुकी है। जहां तक हमारी डिलीवरी की बात, देखिए फरिया, हम इस बात से वाकिफ हैं, बावर भी हैं कि अफराते ज़र जो है, इन्फ्लेशन जो है, उसको हमने कंट्रोल करना है और जो अशिया खुर्दो नोश है उनकी कीमत को नीचे लेके आना है। उसमें आटा, गंदम, चीनी सर फहरिस्त है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंपोर्ट भी हो रही है गंदम और उसके साथ साथ चीनी जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है और जखीरा अंदोजी जो है उसका और कार्टेल्स का मेजर इशू है। किसी हुकूमत वक्त ने इसको रिजॉल्व नहीं किया, हमने किया। एक बात। दूसरी बात, अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की करते हैं, माशी इशारे, 2-3 इशारों की बात करूंगी। देखो, इनको हमने ट्रांसलेट करना है आम आदमी के लिए रिलीफ में, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान की मईशत 70 करोड़ सरप्लस में गई। पहली दफा तरसीलात ज़र
7 अरब पे गए। पहली दफा आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को 73% कम किया। अब इससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर सिमत की तरफ जा रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कौम को होप भी दे रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि जिस मुश्किलात का शिकार आपको अफराते ज़र से है, महंगाई अगर आपने कर्टेल नहीं की तो ये ऑपोजिशन की तहरीक आपके लिए शदीद खतरा बन सकती है। देखिए, ये तो एक चीज को उठाकर बात कर रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में भी अफराते ज़र 10% से इंक्रीज कर गए थे और बहुत सारे इश्यूज थे और जो विरासत में हमें चीनी के इश्यूज मिले हैं, कार्टेल के और सब्सिडीज के, वो इनके दौरे हुकूमत के मिले थे। क्योंकि हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है निहाल हाशमी साहब, लेकिन महंगाई एक लोग तकलीफ में है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स का दिल बड़ा सख्त होता है, आप लोगों को उसका फायदा हो सकता है। इज दैट करेक्ट? नहीं परिया, हम इस फायदा नुकसान में नहीं है। लानत भेजना चाहिए ऐसे फायदे पे जिसमें मेरे 22 को लोग भूखे रहें, रात में उनके बच्चों को रोटी ना मिले, लोग बेरोजगार हो जाएं, लोग तरस जाएं चीजों के लिए। ऐसी फायदा नहीं चाहिए। हमें अपने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट चाहिए, हमें पाकिस्तान से खुशहाल मुल्क चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि लोग कम से कम ये करें कि वो 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाए, उनके बच्चे बिलक बिलक के ना सोएं, उनके बच्चे बुजुर्ग माँ बाप दवाइयों से महरूम होकर के ना मर जाए, उनके बच्चे तालीम से महरूम ना रह जाए, उनके छत से छत ना छीन लिया जाए। हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए। हमें महंगाई नहीं चाहिए, भले ये 10 साल हुकूमत करें ये हुकूमत अगर इनको करना आता है। मगर शेख रशीद जैसे आज मैं 10 साल का तो उनको दे दिया है टाइम, फिर 10 साल बाद पूछे, फिर भले 10 साल कर ले हुकूमत, अगरचे उनके 3 साल लोगों को खुशहाल करें, लोग खुदकशियां ना करें, औरतें हाथ उठा के दुआएं ना करें, दुआएं ना दें, लोग दुआएं दें, दवाई के बगैर ना मरे, मेरे बच्चे तालीम हासिल करें, मेरे बच्चे भूखे पेट ना सोए, यहाँ रोजगार हो, यहाँ पे छत हो। ठीक है, थैंक यू निहाल हाशमी साहब, थैंक यू जेंटलमैन एंड मलिका साहिबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन अभी यही रहा है, अगर आप उसको गहरी तरीके से जायजा लें, कि ये एक मसला है महंगाई का जो कि इस वक्त टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।